हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत एस एक 10 मिलीमीटर ऊंचाई वाले पारदर्शी गुटके की निचली सतह पर रखा गया है। गुटके का जो अपवर्तनांक है वो है 2.72। बोला रहा है गुटके को एक कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गुटके से निकलकर द्रव में जाने वाला जो प्रकाश है वो गुटके की ऊपरी सतह पर 11.54 मिलीमीटर व्यास का एक दीप्त वृत्त यानी स्पॉट बनाता है। बोला जा रहा है द्रव का जो अपवर्तनांक है वो कितना है। पहला ऑप्शन है 1.21, दूसरा ऑप्शन है 1.30, तीसरा ऑप्शन है 1.36, चौथा ऑप्शन है 1.42। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन की प्रक्रिया। तो उसको समझते हैं। यहां पहले मैं आप स्नेल का नियम आपको बता देता हूं। मान लीजिए दो माध्यमों को अलग करने वाली ये दीवार है। नीचे है माध्यम म्यू1 और ऊपर है माध्यम म्यू2। म्यू1 म्यू2 माध्यमों के अपवर्तनांक हैं। मान लीजिए कि म्यू1 माध्यम से एक प्रकाश की किरण म्यू2 में जाती है। अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं। आपतन कोण जो है वो आई है। अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की तरफ झुक भी सकती है, अभिलंब से दूर भी जा सकती है। निर्भर करेगा कि म्यू1 और म्यू2 की मान क्या है। मान लीजिए अपवर्तित किरण जो है इस तरीके से निकलती है। ये वाला कोण जो है वो आर है। तो हम यहां पे स्नेल के नियम से लिखेंगे म्यू1 गुणे साइन आई बराबर म्यू2 गुणे साइन आर। तो इस चीज का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज ये समझे। दूसरी चीज यहां पे अब समझते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। मान लीजिए कि दो माध्यमों को अलग करने वाली ये सतह है इस तरीके से। ऊपर का जो माध्यम है उसका जो अपवर्तनांक है वो मान लीजिए कि म्यू1 है, या एक काम करते हैं म्यू2 बोल देते हैं। नीचे का जो माध्यम है उसको हम बोल देते हैं म्यू1। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रकाश किरण को म्यू1 से म्यू2 में भेजते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो म्यू1 है वो ज्यादा है म्यू2 से, अर्थात पहला वाला जो माध्यम है म्यू1 वो सघन है। तो एक प्रकाश की किरण को हम इस तरीके से भेजते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटेगी। तो अपवर्तित किरण इस तरीके से मान लीजिए निकलती है। तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। इसको हम I1 बोल देते हैं, इसको R1। अब हम क्या करते हैं, जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपतन कोण इतना हो जाए कि उस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। उस आपतन कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, आईसी से दर्शाते हैं उसको। तो यहां पे जब किरण को हम आईसी पर आपतित कराएंगे क्रांतिक कोण पर, तो वो क्या करेगा, 90 अंश पे निकलेगा इस तरीके से। अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो इस अवस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो मिलेगा हमें क्या, म्यू1 गुणे साइन आईसी बराबर ऊपर का अपवर्तनांक कितना है म्यू2, तो म्यू2 गुणे साइन 90। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो साइन आईसी है, साइन आईसी वो कितना है, म्यू2 भागे म्यू1। तो इस चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अगर आपतन कोण को आईसी से ज्यादा कर दें तो क्या होगा, तब हो जाता है प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किरण जिस माध्यम से होकर आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जब आपतन कोण का मान जो है आईसी से ज्यादा हो तो प्रकाश की किरण इस तरीके से वापस आ जाती है। यहां पे जो आपतन कोण है आई, ये ज्यादा है आईसी से, यहां पे भी कोण आई हो जाएगा। परावर्तन की तरह लग रहा है ये, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। और जो ये आई है उसको आप लगभग लगभग बराबर भी बोल सकते हो, मतलब आई लगभग लगभग बराबर है या बड़ा है आईसी से। आईसी का मान तो हम निकाल ही सकते हैं अगर माध्यमों के अपवर्तनांक पता हो तो इस मुख्य दर्श चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे अवस्था मैंने बना लिया। देखिए होगा ये कि यहाँ पे जो स्रोत है एस, यहाँ पे एस, उससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी और वो इस द्रव और गुटके को अलग करने वाली जो ये सतह है उससे टकराएंगी। इस तरीके से निकल के किरण जाके टकराएगी इस तरीके से, इस तरीके से अलग अलग बिंदु पर, यहां पर, यहां पर, अलग अलग बिंदु पर क्या है, आपतन कोण जो है वो अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि जब आप इधर जाओगे तो जो आपतन कोण है वो बढ़ेगा। आपतन कोण को आई बोल देते हैं। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। वहीं यहां से ये वाली जो रेखा यहां से अगर आप इधर जाते हैं तब भी जो आपतन कोण है वो बढ़ेगा।
तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु आ ही जाएगा जब जो आपतन कोण है वो आईसी के बराबर हो जाए या आईसी से ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद के आपतन कोणों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसलिए होगा ये कि यहाँ पे ऊपर सतह पे कुछ क्षेत्र से प्रकाश की किरण बाहर आएगी, बाकी क्षेत्रों से नहीं आएगी, क्योंकि बाकी की जगहों से इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा किरण का, इस तरीके से। और अंदर की जगहों पे क्या होगा, अपवर्तन होगा किरण का, अपवर्तन होगा, इस तरीके से अंदर जाएगी। तो यहाँ थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा, अलग बनाते हैं इसका, हम इधर बनाते हैं। हम यहाँ नीचे ले लेते हैं स्रोत को S, और मान लेते हैं कि ये इतने सतह से किरण जो है निकल रही है बाहर। तो देखिए होगा क्या, कुछ ही क्षेत्र से क्यों निकल रही है किरण। देखिए जब आप इस रेखा से इधर दूर जाएंगे तो जो आपतन कोण है वो बढ़ रहा है। समझिए कैसे, किरण इस तरीके से टकरा रही है, किरण इस तरीके से टकरा रही है, किरण इस तरीके से टकरा रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपतन कोण है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे जितना था उससे ज्यादा यहाँ है, उससे ज्यादा यहाँ है। तो उन आपतन कोणों के लिए जिनके लिए आपतन कोण ज्यादा है, क्रांति कोण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो एस से किरण निकल के इस तरीके से इससे जाके टकरा रहा है आपतन किरण, इस तरीके से। मान लेते हैं कि यहाँ पे किरण का पूरा आंतरिक परावर्तन शुरू हो गया, अर्थात यहाँ पे जो कोण है ये वाला आई, ये आई लगभग लगभग बराबर है आईसी के, और इसके आगे जितने भी किरणें हैं उनके लिए आई जो है वो ज्यादा है आईसी से, तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तो किरण बाहर नहीं निकलेगा। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है जितने व्यास से किरण बाहर निकल रही है वो है 11.54 मिलीमीटर। तो आपको यहां से यहां तक की दूरी पता है कितना, 11.54 भागे 2 मात्रक मिलीमीटर। साथ ही साथ जो यहाँ पे एस है, गुटका के पेंदी पे रखा हुआ है, गुटके की जो मोटाई है या ऊंचाई है 10 मिलीमीटर है, तो ये वाली ऊंचाई भी आपको पता है कितना, 10 मिलीमीटर। अब देखिए अगर ये वाला कोण आई जो है वो लगभग आईसी के बराबर है, आईसी है, तो ये वाला कोण भी आईसी है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो tan आईसी होगा वो किसके बराबर होगा, 11.54 भागे 2 भागे 10 के, इस तरीके से इधर लिख लेते हैं। tan आईसी मिल रहा है आपको, tan आईसी बराबर 11.54 भागे 20, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि गुटका जो है वो सघन माध्यम है, तो जो नीचे का गुटका है उसका अपवर्तनांक हम बोल देते हैं म्यू1, और ऊपर का जो अपवर्तनांक है द्रव का उसका अपवर्तनांक म्यू2 बोल देते हैं। गुटके का अपवर्तनांक हमें पता है, अर्थात म्यू1 हमें पता है 2.72, म्यू2 हमें पता करना है। सूत्र यहां पे इस्तेमाल करते हैं हम, हमें पता है कि जो साइन आईसी है किसके बराबर होता है, हमने मुख्य उदाहरण में देखा म्यू2 भागे म्यू1। म्यू2 क्या है, विरल माध्यम, म्यू1 क्या है, सघन माध्यम। तो ये है म्यू2 भागे म्यू1। तो यहां लिखेंगे साइन आईसी बराबर म्यू2 हमें पता करना है, म्यू1 हमें पता ही है 2.72, 2.72। देखिए यहां पे त्रिभुज बनाते हैं, अगर ये कोण आईसी है, ये 11.54 है और ये 20 है, इस तरीके से, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण को ए बी बोल देते हैं, तो ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बराबर वर्गमूल में 20 का वर्ग धन 11.54 का वर्ग। तो साइन आईसी का मान आप लिख सकते हैं यहां से 11.54 भागे वर्गमूल के अंदर 20 का वर्ग धन 11.54 का वर्ग, और ये बराबर है म्यू2 भागे 2.72। तो यहां से म्यू2 मिल रहा है आपको, म्यू2 बराबर 11.54 गुणे 2.72 भागे वर्गमूल में 20 का वर्ग धन 11.54 का वर्ग। गणना करते हैं इसकी, ये मिलेगा आपको म्यू2 बराबर 31.38 भागे वर्गमूल में 400 धन 133 लगभग लगभग। तो ये मिल रहा है आपको 31.38 भागे 23.1, इसका मान मिलेगा आपको 1.36 के बराबर लगभग लगभग। और यही है इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।